हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 8 की शुरुआत कर दी थी और हमने उसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा भी था कि कौन कौन से नवपाषाणकालीन स्थल प्रमुख है जो कि उत्तर में स्थित हैं, और उन उत्तर नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में हमने, उत्तर का मतलब जो उत्तर क्षेत्र में यानी भारत के जो उत्तर में, उत्तर नवपाषाणकालीन क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि जो बाद के नवपाषाणकालीन स्थल है, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि उत्तर के नवपाषाणकालीन स्थल मतलब जो भारत के उत्तर दिशा में जो स्थित है, यानी कि भारत के जो उत्तर में स्थित है, उनकी बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो भारत के दक्षिण में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है, उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, राइट। नवपाषाण युगीन लोगों का एक महत्वपूर्ण समूह दक्षिणी भारत में रहते थे। मतलब दक्षिणी भारत में भी नवपाषाण युगीन जो लोग थे वो रहते थे, न केवल उत्तर भारत में रहते थे। वे गोदावरी नदी के दक्षिण में बसते थे। ये गोदावरी नदी, ये जैसे कि आप फिर से ये यहाँ पर ये जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये यहाँ पर बसती है गोदावरी नदी। तो इस गोदावरी नदी के दक्षिण में वो जो नवपाषाणकालीन स्थल है उनके लोग रहते थे। वे आमतौर पर ग्रेनाइट पहाड़ों के शीर्ष पर या नदी तटों के पास पठारों पर बस गए। मतलब ये लोग जो है वो नदी के, या तो जो नदी है, जो गोदावरी नदी है, उसके तटों पर रहते थे, या फिर जो पठारी भाग है, ग्रेनाइट यानी जो पठारी भाग है उन पठारों पर रहते थे, या फिर वो कहाँ रहते थे, जो ग्रेनाइट पहाड़ है उन पहाड़ों पर वो निवास करते थे। मतलब वही चीज़, मनुष्य कहाँ रहते थे, पर नदियों के किनारे, है ना, पठारों के ऊपर, पहाड़ों पर ऐसे रहते थे। तो वही बात, जैसे उत्तर में रहते थे वैसे दक्षिण में भी रहते थे, है ना। उन्होंने पत्थर के कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया और पत्थर की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया, सेम टू सेम। जैसे उत्तर के नवपाषाणकालीन लोगों ने जो पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई, वैसे उन्होंने भी दक्षिण के भारत के लोगों ने, दक्षिण भारत की जो नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं, उन्होंने भी ये कुल्हाड़ियाँ बनाई है ना। पत्थर की पत्तियाँ का मतलब होता है एक शार्प, एक हथियार बनाया है ना। आग से पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वे भेड़ तथा बकरियों के अलावा बड़ी संख्या में मवेशी पालन करते थे। मतलब आग में पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वो भेड़ का पालन भी करते थे और बकरियों का पालन भी करते थे। लेकिन कैसे करते थे? बड़ी संख्या में करते थे। वो भेड़ का पालन भी करते थे और बकरियों का पालन भी करते थे। कैसे करते थे? बड़ी संख्या में करते थे। बड़ी संख्या में कहने का मतलब है वो बड़े रूप में जो है बकरियां वो भेड़ को जो पालते थे, और पकी जो मिट्टी से जो ईंटें उनसे उनकी चार दीवारी बनाते थे और उन चार दीवारी में उनको रखते थे। उन्होंने मकई पीसने के लिए पत्थर की चक्की का इस्तेमाल भी किया। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था ना, जैसे कुम्हार जो ऐसे पहिए का, चौक का, जिसे अपन चौक कहते हैं, क्या कहते हैं? चौक। तो कुम्हार जो है जैसे चौक का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए करते थे, वैसे ही जो दक्षिणी भारत के जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं, उन लोगों के द्वारा जो यूज़ की गई चक्की थी, कैसी चक्की? मक्की पीसने के लिए, जो मकई होती है उसको पीसने के लिए, जो अनाज होता है उसको पीसने के लिए चक्की यूज़ की जाती थी, वो लोग यूज़ करते थे। आज भी आप गाँव में देखोगे तो ऐसी चक्की होती है, ऐसे गोल पहिया होता है नीचे, और ऊपर एक और ऐसी चक्की रखी होती है, और एक डंडे से उसको ऐसे पकड़ने का होता है। फिर ये जो चक्की का जो सरफेस होती है वो खुरदरी होती है, और यहाँ पर बीच में एक छोटा सा होल होता है जहाँ पर अनाज जो है वो हाथों से डाला जाता है। फिर इस डंडे को पकड़कर इसको राउंड शेप में घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है ना। तो ये चक्की जब घूमती है तो अनाज जो यहाँ से डाला जो गया जो अनाज होता है वो इस खुरदरी सरफेस से क्या होता है, छोटे छोटे भागों में टूटता जाता है और पीसता जाता है। तो ऐसी चक्की जो है अपने को नवपाषाणकालीन बस्ती जो है दक्षिणी भारत की, वहाँ से मिली है, राइट। जो दर्शाता है कि वे अनाज उत्पादन करने की कला से परिचित थे। मतलब ये चीज़ क्या बताती है अपने को कि वो अनाज उत्पादन करते थे, है ना। इन अवशेषों से ही तो अपन केवल अनुमान लगा रहे हैं। हमें कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना मिला है कि वो चक्की से अनाज पीसते थे, हमें कोई लिखा हुआ थोड़ी ना मिला है ना, कि वो भेड़ का बड़े स्तर पर पालन करते थे। हम तो अनुमान लगा रहे हैं, इन अवशेषों से हम अनुमान लगा रहे हैं। तो ये चक्की जो मिली है वो अवशेष है, इस अवशेष से हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो जो अनाज का उत्पादन थे वो बड़ी संख्या में करते थे। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक अनुमान है, अवशेषों से अनुमान लगाना, वही है हिस्ट्री, है ना। क्योंकि लिखे हुए अवशेष पर भी अपन इतना डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर अतिशयोक्ति हो, लोगों ने जानबूझकर कुछ चीज़ें लिखी हो, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, केवल और केवल अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, है ना।
दक्षिणी भारत में पत्थरों की सुलभता के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में 850 से भी अधिक नवपाषाणकालीन बस्तियों के हिस्से पाए गए हैं। मतलब जो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में जो है वो जो पत्थर है वो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। कैसे पत्थर? ऐसे पत्थर जिनसे औजार बनाए जा सके। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, है ना। जो कर्नाटक में जो नदियां हैं, है ना, पेन्नई नदी, और ये आप इधर देखोगे तो नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सब क्या है? बड़ी बड़ी नदियां हैं, महानदी है। तो इन नदियों के जो अंदर बहुत सारे जो पत्थर है वो गुड़क गुड़क कर क्या बन जाते हैं? ऐसे शेप में बन जाते हैं, ऐसे शेप में अपना धारण कर लेते हैं कि जिससे औजार बनाए जा सके। तो यही कहना चाहते हैं कि जो दक्षिणी भारत में जो है वो अच्छे पत्थरों की उपलब्धता के कारण दक्षिणी भारत में बहुत सारी लगभग 850 से भी ज़्यादा जो है वो नवपाषाणकालीन बस्तियां दक्षिणी भारत में पाई जाती है। राइट। उत्खनन के बाद जो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल या नवपाषाण सतह अपने को मिली है वे कहाँ कहाँ पर मिली है? कर्नाटक के मक्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूरू, कोडेकल, सगानाकल्लू, पिकलीहल, तक्कलकोट्टा और तमिलनाडु के पय्यमपल्ली। ये स्थल है जहाँ पर अपने को क्या मिली है? दक्षिणी भारत के नवपाषाणकालीन स्थल अपने को मिले हैं। तो एक बार नाम इसको ध्यान से केवल एक बार पढ़ लेना और मैप में इसको एक बार देख लेना कौन कौन से स्थल है। देखो, आप देखो मैप में मास्की, गुर्जरा, ये देखो मास्की दिया हुआ है, कोडेकाल के नीचे मास्की दिया हुआ है। ब्रह्मगिरी भी देखो दक्षिण में दिया हुआ है ना। हल्लूर भी दिया हुआ है, देखो उसके जस्ट पश्चिम में दिया हुआ है। किसके? ब्रह्मगिरी के। देखो कोडेकल दिया हुआ है, कोडेकल भी देखो आप मास्की के ऊपर दिया हुआ है ना। सगानाकल्लू भी देखो मास्की के जस्ट नीचे दिया हुआ है। पिकलीहल भी देखो आपको मिलेगा। ये सब स्थल कहाँ है? दक्षिण में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और देखो आपको तक्कलकोट्टा मिलेगा, ये देखो तक्कलकोट्टा पिकलीहल के जस्ट नीचे तक्कलकोट्टा लिखा हुआ है, मास्की के जस्ट पश्चिम में, है ना। और तमिलनाडु में पेयमपल्ली, देखो ये देखो चेन्नई के जस्ट नीचे दिया हुआ है पय्यमपल्ली। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये दक्षिणी भारत के प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है और इनकी संख्या ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर जो पत्थर है वो ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनसे औजार बनाना जो है उन लोगों के लिए क्या था? आसान था। राइट। आंध्र प्रदेश में उतनूर एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। अब देखो आंध्र प्रदेश में उतनूर स्थल मिलेगा आपको। आंध्र प्रदेश में ध्यान से देखो उतनूर, या मैप में नहीं दिया हुआ है लेकिन है, आंध्र प्रदेश में उतनूर है जो एक नवपाषाणकालीन स्थल है। दक्षिणी भारत में नवपाषाण चरण ईसा पूर्व 2400 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की अवधि में माना जाता है। ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। ये देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो यहाँ पर ये बताया। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर जो नवपाषाणकालीन बस्तियाँ मिली वो कितनी प्राचीन मिली है? 5000 ईसा पूर्व की मिली है। जबकि दक्षिण में जो नवपाषाणकालीन बस्तियाँ मिली वो कितनी पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। और जो उत्तर पूर्व में मिली वो कितनी पुरानी है? 1000 ईसा पूर्व जो है पुरानी है। तो वही बात यहाँ पर फिर से वो दोहराई गई है, यही बात फिर से दोहराई गई है कि जो नवपाषाणकालीन बस्तियाँ जो दक्षिण में मिली है वो कितनी पुरानी है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की तक की जो पुरानी है वो बस्तियाँ अपने को दक्षिणी भारत से मिली है। राइट। यानी ये जो इतनी पुरानी नहीं है जो उत्तर पश्चिम में मिली है, और इससे भी नई बस्तियाँ अपने को मिली है उत्तर पूर्वी भारत से। राइट। मेघालय, असम, वहाँ से अपने को मिली है। पिकलीहल में नवपाषाण बाशिंदे चरवाहे थे। मतलब पिकलीहल जो स्थल है ना जो दक्षिणी भारत में स्थित है वहाँ पर अपने को यानी चरवाहे के जो अवशेष है, यानी लोग पशुपालन करते थे, चरवाहे थे, पशुपालन को इधर उधर चराते थे, वैसे अवशेष अपने को मिले हैं। वे भेड़, पशु, बकरी आदि पालते थे। लकड़ियों से घेर कर बनाई गौशाला से गिरी एक संरचना बनाते थे और जो मौसम के हिसाब से बनाई जाती थी। जहाँ वे गोबर जमा करते थे उस ठिकाने को छोड़कर जाते समय उस पूरे डेरा डाले हुए स्थान को अगले सत्र के शिविर के लिए आग लगाकर साफ कर दिया जाता था। पिकलीहल में राख के ढेर और शिविर स्थल दोनों पाए गए हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि दक्षिणी भारत में जो नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं उनमें एक स्थान है पिकलीहल। क्या है?
पिकली हल। अब ये कह रहे हैं कि जो पिकली हल नामक स्थल है वहाँ से अपने को जो स्थल है वहाँ से अपने को पशुपालन के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? पशुपालन के अवशेष। और इन पशुपालन में वो क्या पालते थे? वो बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, और इन पशुपालनों को वो चराते थे, है ना। और उन पशुपालनों की सुरक्षा के लिए वो क्या करते थे? लकड़ी से चार दीवारी बनाते थे, है ना। उस चार दीवारी में उन पशुओं को रखा करते थे, और ये जो चार दीवारी होती थी उसी में वो गोबर भी इकट्ठा किया करते थे। और इन चार दीवारियों में वो मौसम के हिसाब से इस चार दीवारी को परिवर्तन करते थे। जैसे कि सर्दी में आज क्या करते थे? सर्दी में जब सर्दी का मौसम आता था उस चार दीवारी को अच्छे से ढक दिया जाता था। जब गर्मी का मौसम आता था उस चार दीवारी को थोड़ा खोल दिया जाता था, राइट, ताकि वो पशुओं को जो है मौसम के अनुरूप जो है वो वातावरण मिल सके, है ना। और जो ये पिकली हल है वहाँ से अपने को क्या मिले? राख के ढेर भी मिले। राख के ढेर का मतलब है उस समय में आग का जो आविष्कार है वो हो चुका था, और वो आग को जलाना सीख गए थे, और आग का उपयोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करना वो सीख गए थे, राइट। और जब वो एक स्थान पर जब लोग रहते थे, तब एक स्थान पर जब रहते थे वहाँ पर पशु रखते थे, वहाँ पर अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाते थे, राइट। और कृषि उसी स्थान पर करते थे। जब बहुत सालों तक इस स्थान पर रह जाते थे तब वो क्या करते थे? इस स्थान को छोड़ देते थे और इस स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे, और उस स्थान पर फिर से नया घर बनाते थे, फिर से कृषि योग्य भूमि जो है वो बनाते थे, है ना। और फिर से वो जो अपने पशु के लिए वो एक रहने के लिए जगह बनाते थे, है ना। तो जब वो इस स्थान को छोड़ते थे तो जो पुराना स्थान होता था उसको वो आग से क्या कर देते थे? जला देते थे। क्या कर देते थे? आग से जला देते थे। इसीलिए तो अपने को राख के अवशेष मिले। अब सोचो वो आग से क्यों जलाते थे? जैसे आज अपन क्या करते हैं, जब कोई कृषि करते हैं तो अपन बाहर से खाद लाकर उस कृषि में डाल देते, लेकिन पहले ऐसा कोई खाद तो था नहीं। तो पहले क्या करते थे? जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती थी तब तक तो उस पर कृषि करते थे, और जैसे ही वो उस उपजाऊपन जो है कृषि यानी भूमि का कम होता था वो उस स्थान को छोड़ देते थे और नई उपजाऊ जमीन की तलाश करते थे और वहाँ पर वो चले जाते थे। और जो पुरानी ज़मीन होती थी उसको आग जला देते थे ताकि फिर से, और कुछ सालों के लिए उसको छोड़ देते थे, है ना, ताकि फिर से वो क्या हो जाए? उपजाऊ हो जाए। और जब फिर से यह ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी तो पुराने वाले जगह से वो फिर से, यानी जो नई वाली जगह है उससे फिर से वो पुरानी जगह पर आ जाते थे, और जो ये वाली जगह पर जब वो छोड़ते थे इस वाली जगह को फिर से वो आग से जला देते थे, यानी वही प्रक्रिया फिर से दोहरा देते थे। तो ऐसे वो जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते थे। तो इससे आग जो जलाते थे उसके अवशेष, उस राख के अवशेष अपने को यहाँ पर मिले हैं, राइट। तो अपन ने इस वाले बिंदु में क्या पढ़ा कि दक्षिणी भारत के जो नवपाषाणकालीन स्थल है उसको वो कैसे जो है वो आप यूज़ करते थे, और कहाँ कहाँ पर अपने को दक्षिणी भारत के नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं और वो कितने पुराने हैं, राइट। अब अगला बिंदु इसमें दिया हुआ है कृषि और अनाज के बारे में। नवपाषाण काल की जो विशेषता है, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कृषि। क्या है? कृषि और पशुपालन, यही तो है। तो अब इसी में हम पढ़ेंगे कृषि और अनाज के बारे में। किसके बारे में? कृषि और अनाज के बारे में। नवपाषाणकालीन बासिंदे, बासिंदे का मतलब होता है उस समय के लोग, सबसे प्राचीन कृषक समुदाय थे। मतलब वही मैंने बताया था कि नवपाषाणकालीन लोगों ने ही कृषि की शुरुआत की थी, इसीलिए नवपाषाणकालीन के जो उस समय के जो कृषक थे वो सबसे प्राचीन कृषक समुदाय थे। वे पत्थर के बने फावड़े व खुदाई योग्य लकड़ियों से जमीन खोदते थे, जिसके सिरे पर आधे किलोग्राम के अंगूठी नुमा पत्थर लगे होते थे। मतलब जो कृषि करते थे वो जमीन को कैसे खोदते थे? वो फावड़े की सहायता से खोदते थे। कैसे? आज जैसे फावड़े होते हैं ना, उस फावड़ों से थोड़े कम एडवांस वो फावड़े होते थे। ऐसा फावड़ा होता है, ऐसे लकड़ी लगी होती है यहाँ पर, ऐसा फावड़ा होता है। यहाँ पर ये लोहे की जो है वो क्या लगा होता है? चद्दर लगी होती है, और यहाँ पर ये लकड़ी लगी होती थी, आज जैसे लगी होती है, लेकिन पुराने समय में फावड़ा थोड़ा अलग था। तो ये क्या कह रहा है? जो फावड़े और खुदाई योग्य लकड़ियाँ होती थी उससे वो ज़मीन खोदते थे, और उस लकड़ी के आगे क्या लगाते थे? आधे किलोग्राम का जो अंगूठी नुमा पत्थर, जैसे आज अपन लोहे की चद्दर लगाते, उस समय लोहे का तो आविष्कार हुआ ही नहीं था, है ना, लोह युग तो बाद में आएगा। तो उस समय वो लकड़ी लेते थे और उस लकड़ी के आगे सिरे पर क्या आधे किलो का एक तिकोनी नुमा क्या लगाते थे? पत्थर लगा देते थे, पत्थर बांध देते थे, और उससे वो क्या करते थे? ज़मीन को खोदते थे, राइट।
पत्थर के चिकनाए उपकरण के अलावा वे माइक्रोलिथ पत्ती का इस्तेमाल भी करते थे। मतलब बड़े बड़े पत्थर के अलावा माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटा, माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटा, यानी छोटे छोटे पत्थर जो है वो उनका इस्तेमाल भी औजार बनाने के लिए करते थे। और कौन से औजार बनाने के लिए करते थे? पत्ती का, पत्ती मतलब तिजवन, ऐसे शार्प शेप में जो होते हैं ना पत्ती, वैसे औजार भी वो इनसे बनाते थे छोटे छोटे पत्थरों से। वे मिट्टी और सरकंडे की लकड़ी से बने वृत्ताकार तथा आयताकार घरों में रहते थे। मतलब जो घर बने होते थे या तो वो आयताकार होते थे या फिर वो जैसे आज तुमने देखा होगा ऐसे गोलाकार घर भी होते हैं। आयताकार घर तो ऐसे हो गए और गोलाकार मतलब ऐसे घर हो गए, गोलाकार घर भी होते थे। तो वो दोनों प्रकार के घर बनाते थे, गोलाकार घर भी बनाते थे और आयताकार घर भी बनाते थे, राइट। अब ये जो दोनों घर होते थे आयताकार और गोलाकार, वो किससे बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। और इसके अलावा सरकंडों के बने होते हैं। और सरकंडे क्या होते हैं? किससे बने होते थे? लकड़ी और मिट्टी, मिट्टी लकड़ी और सरकंडे, सरकंडे एक तो बने होते थे, लकड़ी का उपयोग भी किया जाता था, सरकंडे का भी किया जाता था और मिट्टी का भी किया जाता था इन घरों को बनाने में, चाहे वो गोल घर हो चाहे वो आयताकार घर हो। सरकंडे क्या होते हैं? जो पशु का जो जो मल होता है, पशु के द्वारा जो गोबर किया जाता है, उस गोबर को सुखाकर जो कंडे बनाए जाते हैं ऐसे गोल गोल, उसे जो है वो सरकंडे कहते हैं। इस सरकंडों का उपयोग जो है वो करते थे, ऐसे गोल गोल ऐसे पशुओं के गोबर को सुखाकर ऐसे बनाया जाता है। इन सरकंडों का उपयोग जो वो करते थे मकानों को बनाने में। गांव में आपको आसानी से मिल जाएंगे सरकंडे और शहरों में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आज तो ऑनलाइन भी ये सरकंडे जो होते हैं वो उपलब्ध है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऐसे इस वेबसाइटों पर। माना जाता है कि वृत्ताकार घरों में रहने वाले आदिम लोगों की संपत्ति सार्वजनिक थी। हर परिस्थिति में नवपाषाण युगीन लोगों ने एक स्थिर जीवन को अपनाया और रागी, कुल्ती और चावल उपजाया। मतलब नवपाषाण के लोगों का जीवन क्या था? स्थिर था। स्थिर रहने का मतलब क्या है? वो एक जगह पर स्थिर होकर रहते थे। जैसे जो पूरा पाषाण युग के लोग थे, जो मध्य पाषाण युग के लोग थे, वो क्या थे? स्थिर नहीं थे, क्योंकि वो शिकार करते थे और शिकार के लिए उन्हें क्या रहना पड़ता था? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। लेकिन नवपाषाण कालीन लोग क्या करते थे? कृषि करते थे और कृषि के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? एक जगह पर लंबे समय के लिए स्थिर रहना पड़ता था। इसलिए जो नवपाषाण कालीन लोग थे वो क्या थे? स्थिर थे। स्थिर मतलब एक जगह पर रुक कर वो लंबे समय तक रहा करते थे और रागी, चावल, गेहूँ, जौ इसका उत्पादन वो करते थे और मिट्टी के घरों में वो रहते थे। ठीक है। मेहरगढ़ में नवपाषाण लोग अधिक उन्नत है। अभी बताया मैंने मेहरगढ़ स्थल जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर है मेहरगढ़। और उस मेहरगढ़ में जो सबसे परिपक्व नवपाषाण कालीन स्थल जो है अपने को देखने को मिलते हैं, राइट। नवपाषाण चरण के दौरान कई बस्तियां अनाज की खेती और पशुपालन से परिचित हुई। मतलब नवपाषाण चरण के दौरान बहुत सारी भारत की जो बस्तियां थी वो खेती करना सीखा उन्होंने और पशुपालन करना उन्होंने सीखा। इसीलिए उन्हें अनाज संग्रह, खाना पकाने वाले, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। मतलब जैसे जैसे नवपाषाणकालीन बस्तियां बढ़ती गई वैसे वैसे अनाज संग्रह, खाना पकाने, खाना और खाने पीने आदि के बर्तन बनाने की जो उन्होंने आवश्यकता को महसूस किया और उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने इसका जैसे बर्तन बनाना शुरू किया, अनाज उत्पादन करना शुरू किया, है ना, खाना पकाना शुरू किया आग से। इसीलिए प्रथमतः हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों के उपरांत चौक निर्मित बर्तन का निर्माण किया गया। यानी पहले जो बर्तन थे वो कैसे बनाए जाते थे? हाथ से बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? हाथ से। फिर बाद में ये बर्तन कैसे बनाए जाने लगे? चौक से बनाए जाने लगे। और चौक क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। चौक मतलब एक गोल आकार का एक पहिया होता है, उस पहिए पर मिट्टी को रखकर उस पहिए को घुमाकर जो है कुम्हार वो उस बर्तन को बनाता है। तो पहले जो हाथ से शेप दिया जाता था, बाद में चौक से इन बर्तनों को, कच्ची मिट्टी को शेप दिया जाता और बर्तन बनाए जाते थे, राइट। राइट फ्रेंड्स। इसीलिए पहले जो थे वो मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे और बाद में क्या बनाए जाते थे? चौक से बनाए जाते थे, क्योंकि धीरे धीरे लोग एडवांस हो रहे थे, है ना। बाद में नवपाषाण लोग बर्तन बनाने के लिए पैरों के पहियों का इस्तेमाल करने लगे। सोचो, पहले वो हाथ से बर्तन बनाते थे, फिर चौक से बनाते थे, लेकिन चौक किससे चलता था? हाथ से चलता था। लेकिन बाद में एक ऐसा चौक बना दिया उन्होंने कि वो पैर से चलता था। किससे चलता था? पैर से, ताकि क्या हो?
पैर से वो चौक चलाएं और दोनों हाथ उनके फ्री रहें और दोनों हाथों से वो अच्छे से बर्तन बना सके, राइट। और आज तो क्या हो गया, चौक किससे चलता है, ना तो पैर से ना हाथ से, किससे चलता है, मशीन से चलता है, मशीन से चलता है। तो ये एडवांस है धीरे धीरे। ऐसा लगता है कि कुमार का चौक पश्चिम एशिया से बलूचिस्तान आया और वहाँ से उपमहाद्वीप में फैल गया। अब ये जो चौक है, कुछ लोग जो इतिहासकार वो कहते हैं कि ये चौक है उसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है पश्चिमी एशिया से। फिर वो पश्चिमी एशिया से बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वहाँ पर आया और फिर वो मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे नवपाषाणकालीन स्थल है वहाँ पर ये जो चौक है वो धीरे धीरे फैल गया, राइट। नवपाषाण मिट्टी के बर्तनों में काले पके हुए दूसर और चिकने और चमकीले बर्तन शामिल हैं। मतलब यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल में जो बर्तन यूज होते थे वो किस प्रकार के थे वैसा बताया गया है कि वो काले रंग के पके हुए बर्तन थे, दूसर और चिकने बर्तन थे ना, चमकीले बर्तन थे यानी उन पर रंग किया गया था। ऐसे बर्तन जो है नवपाषाणकालीन स्थल से अपने को प्राप्त हुए हैं, राइट। उड़ीसा और छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर महाराष्ट्र में, सॉरी, उड़ीसा और छोटा नागपुर जो महाराष्ट्र में है कि पहाड़ी इलाकों में नवपाषाण कुल्हाड़ी, छेनी, दरांती जैसे औजार पाए गए। वो की वही बात, भारत के इन क्षेत्रों में भी ये नवपाषाणकालीन औजार पाए गए है ना। आपको बस इसका बेस समझना है ना, ताकि क्या आप उस पर लिख सको। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तरी दक्कन के कुछ हिस्सों में सामान्यतः नवपाषाणकालीन बस्तियाँ कम है। इन क्षेत्रों में पत्थरों के प्रकार की कमी ने आसानी से पीसने और चमकाने वाले यंत्रों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर जो पत्थर है वो अच्छी मात्रा में उपस्थित थे, वहाँ पर नवपाषाणकालीन बस्तियाँ जो अच्छी तरह से फली फूली, और जहाँ पर पत्थर जो है वो इतने उपलब्ध नहीं थे वहाँ पर नवपाषाणकालीन बस्तियाँ जो कम है। यानी वो कौन सा भाग है जहाँ पर पत्थर उपलब्ध नहीं है, मध्य भारत जो है, मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़, ये वाला इलाका जो वहाँ पर पत्थर कम मात्रा में उपस्थित है और पत्थर अधिक मात्रा में कहाँ उपस्थित है, जो दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर जो नदियाँ हैं उनके तटों के पास अच्छे सारे पत्थर उपस्थित है। और इन पत्थरों के कारण जो दक्षिणी भारत में अच्छी मात्रा में जो नवपाषाणकालीन बस्तियाँ थी वो फली फूली और लगभग उनकी संख्या 850 से भी ज़्यादा थी। कितनी थी? लगभग 850 से भी ज़्यादा उनकी संख्या उस समय मौजूद थी। अवशेषों से अपने को ऐसा पता चलता है, राइट। तो ये हमने पढ़ा कि कृषि और अनाज जो कैसे करते थे, यानी हम नवपाषाणकालीन बस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। सिंपल सी चीज़ है। फिर एक अगला बिंदु आता है पांचवा की नवपाषाण चरण में प्रगति और सीमा। नवपाषाण चरण में प्रगति और सीमा। नवपाषाण चरण में प्रगति और सीमा। ईसा पूर्व 9000 से लेकर ईसा पूर्व 3000 के बीच की अवधि में पश्चिमी एशिया में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति हुई। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी में जो है प्रगति हुई। कब? 9000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक। और ये कौन सा काल माना जाता है? ये काल माना जाता है नवपाषाण काल, है ना। ये कौन सा काल माना जाता है? नवपाषाण काल माना जाता है। इस नवपाषाण काल में टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारा परिवर्तन आया है। यानी कैसे परिवर्तन आया? जैसे अभी बताया ना मैंने, चौक का निर्माण हुआ, है ना, आग का आविष्कार हुआ। तो यही तो है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आना। उस समय टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने का इसका मतलब नहीं है कि नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, नहीं, वो तो आज के संदर्भ में। उस समय ये चौक का निर्माण, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। लोगों ने खेती की कला, बुनाई, बर्तन बनाने, गृह निर्माण करने, संग्रहण पद्धति और लेखन जैसी कलाएं विकसित की। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी? जैसे खेती करने की नई कला, बुनाई करने की कला, बर्तन बनाने की कला, घर को कैसे बनाया जाए यानी गृह निर्माण की कला, संग्रहण, जो उन्होंने अनाज उत्पादन किया उसका संग्रहण कैसे किया जाए उसकी कला, है ना। ऐसी ऐसी कलाएं जो उन्होंने विकसित की। हालांकि यह प्रक्रिया भारत में थोड़ी देर से शुरू हुई। मतलब ये जो अपन बात कर रहे हैं वो यानी विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जो विश्व में जो ये नई नई टेक्नोलॉजी थी वो पहले विकसित हुई और भारत में जो ये टेक्नोलॉजी है वो बाद में विकसित हुई, विश्व के बाद में। या फिर हो सकता है कि भारत में बाद
में इन क्षेत्रों से यहाँ पर आई हो, भारत में आई हो, या फिर हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजी भारत में ही उत्पन्न हुई हो, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ। ये मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भारत में जो नवपाषाण कालीन काल है वो 7000 BC से माना जाता है, जबकि विश्व के संदर्भ में जो नवपाषाण काल है वो माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ सहित महत्वपूर्ण फसलों की खेती हुई और दुनिया के इस हिस्से में गांवों की स्थापना की गई। मतलब उपमहाद्वीप के जिन क्षेत्रों में लोगों ने गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू किया, धीरे धीरे वहाँ क्या बसने लगे, गांव बसने लगे। गांव बसने लगे का मतलब क्या है, लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर रहने लगे, है ना, धीरे धीरे वो गांव बनने लगे, है ना। तो यूं नवपाषाण युगीन लोगों द्वारा पत्थर के बने धारदार और नुकीले औजारों की उनकी पहचान थे। मतलब नवपाषाण काल को अपन कैसे पता लगा सकते हैं, मैंने बताया ना कैसे अपन को पता लगा सकते हैं कि ये जो है वो नवपाषाण काल है और ये जो है वो और मध्य पाषाण काल है और ये जो है वो पुरापाषाण काल है। केवल और केवल पत्थर की बनावट के आधार पर। अगर पत्थर ज़्यादा शार्प है, अगर पत्थर ज़्यादा छोटा है और वो औजार के रूप में यूज़ किया गया है तो वो नवपाषाण काल है। अगर पत्थर थोड़ा बड़ा है, वो इतना शार्प नहीं है, तो इसका मतलब वो पुरापाषाण काल है ना। और अगर पत्थर थोड़ा बड़े से थोड़ा छोटा है लेकिन इतना शार्प नहीं है जितना नवपाषाण काल में, तो वो मध्य पाषाण काल की ओर इंगित करता है। मतलब इन पत्थरों के आकार को देखकर, इन पत्थरों की धार को देखकर, इन पत्थरों के नुकीलेपन को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस युग की, किस काल की हम बात कर रहे हैं। इन औजारों का इस्तेमाल ज़्यादातर कृषि कार्य में फावड़ा तथा हल के रूप में होता था। अभी मैंने बताया था ये जो पत्थर के औजार है वो किस रूप में उपयोगी होते थे, फावड़ा तथा हल के रूप में। वे जमीन की खुदाई और बीज बोने के लिए थे। यह सब निर्वाह के साधन में एक क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब निर्वाह मतलब जीवन निर्वाह, मतलब जो जीवन के जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनके लिए जो एक क्रांतिकारी कदम था। कौन सा क्रांतिकारी कदम था, कृषि की शुरुआत करना, आग का आविष्कार, है ना, चौक का आविष्कार, ये सब क्या थे, एक क्रांतिकारी कदम थे। क्रांतिकारी कदम का मतलब क्या होता, ये ऐसा काल था जिसके बाद बहुत सारा बड़े परिवर्तन आए, तो वो एक क्रांतिकारी कदम था। लोग अब शिकार, मछली पकड़ने और संग्रह पर निर्भर नहीं थे। मतलब अब उन लोगों ने शिकार करना कम कर दिया, मछली पकड़ना कम कर दिया और जो मांस है उसको इकट्ठा करना कम कर दिया। जबकि अब लोग किस पर फोकस करने लगे थे, लोग दो चीज़ों पर फोकस करने लगे थे, एक तो खेती और एक पशुपालन। लोग जो है वो दो चीज़ों पर, पशुपालन और खेती पर अब क्या करने लगे हैं, फोकस करने लगे, है ना। नवपाषाण काल में अब उन्होंने शिकार करना थोड़ा कम कर दिया है, अब वो खेती करने लगे हैं, अब उन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों क्या थे, एक क्रांतिकारी कदम थे। औजारों के साथ उन्होंने घरों का निर्माण भी किया। भोजन और आश्रय के नए साधनों के साथ वे सभ्यता की दहलीज पर आ गए। मतलब जैसे जैसे ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग एडवांस होते जाएंगे, फिर लोग किसका निर्माण करेंगे, सभ्यता का निर्माण करेंगे। इससे जस्ट अगले वाला लेसन ही यही है, सिंधु घाटी सभ्यता, यही तो है लेसन इससे अगले वाला, यानी इसके अगले से अगले वाला सिंधु घाटी सभ्यता। तो लोगों ने धीरे धीरे अब क्या बनाई, सभ्यता बनाना शुरू कर दिया। सोचो, लोगों ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, लोगों ने गांव बसाए और गांव से वो क्या बन गए, सभ्यता बन गई। तो धीरे धीरे यही सभ्यता का एक चरण था। यही सभ्यता से, यानी लोग जो है सभ्यता की दहलीज पर आ चुके हैं। दहलीज का मतलब होता है जैसे अपने घर की दहलीज होती नहीं होती है, वैसे ही सभ्यता की दहलीज पर लोग आ गए। मतलब अब सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है। नवपाषाण युगीन लोगों के सामने गंभीर चुनौती थी, वह था यंत्रों का एक सीमित दायरा। चूंकि वे पत्थर के बने औजार और हथियारों पर निर्भर थे, अतः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां नहीं स्थापित कर सकते थे। मतलब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि उस समय के जो लोग थे उनके लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, उनके लिए पत्थर महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्हीं पत्थर से वो बनाते थे औजार। उनके लिए क्या महत्वपूर्ण थे, उनके लिए महत्वपूर्ण थे जो जंगल में रहने वाले पशु थे, वो महत्वपूर्ण थे, है ना। तो उन्हीं को तो पकड़कर वो बनाते थे, पालतू पशु बनाते थे, है ना। तो ये चीज़ें उनके लिए, पत्थर जो थी वो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन्हीं से वो औजार बनाएंगे। इसलिए लोगों के लिए ये मजबूरी थी कि वो उन पत्थर वाले इलाकों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। मतलब पत्थर वाले इलाके कौन से, वो उन पहाड़ों को छोड़कर नहीं जा सकते थे, वो नदियों के किनारे को छोड़कर नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन्हीं नदियों के किनारे उनको मिलते थे
उपयुक्त पत्थर उन्हीं पहाड़ों पर उनको मिलते थे, उपयुक्त पत्थर, और इन्हीं पत्थर से वो बनाते थे औजार। तो उनके लिए एक दायरा भी था कि वो इन पहाड़ों को, इन नदियों के किनारे को, इन पठारी भागों को वो छोड़कर दूर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास ये पत्थर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और धीरे धीरे वैसे आगे अपन पढ़ेंगे कि जब ट्रांसपोर्ट जो था, पहिए का आविष्कार हो चुका था, है ना, जब मोटर गाड़ियाँ बनने लगी थी, पहियों से बैलगाड़ी बनने लगी थी, उसके बाद ये इन स्थानों को छोड़कर दूर भी जाएंगे, ये पहाड़ों को छोड़कर, नदियों को छोड़कर दूर भी जाएंगे, क्योंकि ये जो पत्थर है वो उनको दूर भी उपलब्ध हो जाएगा इन गाड़ियों की, बैलगाड़ियों की सहायता से, घोड़ा गाड़ियों की सहायता से इनको ये पत्थर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन नवपाषाण काल तक इनको ये पत्थर जो है दूर उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए वो उनके लिए मजबूरी थी कि वो इन पहाड़ों और नदियों को छोड़कर दूर नहीं जा सकते थे या फिर दूर नहीं जाते थे। राइट। वे केवल पहाड़ी चट्टानों तथा पहाड़ी नदी घाटियों के ढलानों पर ही बसे सकते थे। इतना ही नहीं, बहुत मेहनत के बाद भी वे सिर्फ निर्वाह करने योग्य अपनी जरूरत भरी पैदावार कर पाते थे। मतलब वो इतनी कृषि करते थे, इतनी मेहनत करते थे, फिर भी वो इतनी पैदावार ही कर पाते थे कि उनका केवल और केवल निर्वाह कर सके। मतलब इतनी भी पैदावार नहीं कर पाते थे कि वो दूसरे लोगों को उपलब्ध करा सके। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में आएंगे ना, जब अपन हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे बहुत सारे लोग जो सुनार का काम करते हैं, यानी वो कृषि कार्य नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आप पढ़ोगे कि वो केवल व्यापार का काम करते हैं, वो कृषि कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं पता है? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग कृषि कार्य करते हैं वो अपने निर्वाह के लिए तो कृषि उत्पादन कर ही रहे हैं, अनाज उत्पादन कर ही रहे हैं, साथ में वो एक्स्ट्रा भी जो है वो अनाज उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो कृषि कार्य करने वाले लोग हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो एक्स्ट्रा भी जो है अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा अनाज है वो खरीदते हैं व्यापारी, और वो खरीदते हैं सुनार, है ना। तो इसलिए, और ये सुनार जो है व्यापारी वो कृषि जो करने वाले लोगों को क्या देते हैं? धन देते हैं, या फिर सुनार जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें देते हैं। इसलिए जो है जो कृषि का जो शेष उत्पादन है, एक्स्ट्रा उत्पादन है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे कार्यों को करने के लिए। क्योंकि नवपाषाण काल में जो लोग कृषि तो करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा जो है वो अनाज उत्पादन नहीं होता था। इसलिए यह मजबूरी थी सभी लोगों की, जो नवपाषाण काल में जो सभी लोग हैं उनकी यह मजबूरी थी कि उन सभी को क्या करना पड़ता था? कृषि कार्य करना पड़ता था, है ना। तो सब लोग अगर कृषि कार्य करेंगे तो दूसरे काम कौन करेगा? यानी जो सुतार का काम कौन करेगा, जो बढ़ई का काम कौन करेगा, है ना, जो लोहारगिरी का काम कौन करेगा। इसीलिए जो है वो हड़प्पा सभ्यता में जो है दूसरे कार्य भी होते थे, लेकिन इस सभ्यता में है जो नवपाषाण युग में दूसरे कार्य नहीं होते थे। राइट फ्रेंड्स। तो इसमें यही बताया गया है कि जो उस समय जो लोग हैं वो केवल और केवल अपने निर्वाह के लिए कृषि का अनाज का उत्पादन करते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में वो निर्वाह के अलावा एक्स्ट्रा भी उत्पादन करते थे, जिसका कैसे वो यूज़ करते थे वो हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुम्हें केवल इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ कि कैसे जो है एक्स्ट्रा उत्पादन जो है वो दूसरे कार्यों को करने में लोगों की हेल्प करता है, और कैसे केवल और केवल निर्वाह के लिए उत्पादन जो दूसरे कार्य करने को बाधा उत्पन्न करता है। समझे? राइट फ्रेंड्स। तो यह अध्याय खत्म होता है यहीं पर, और आगे इसके दिया हुआ है कालक्रम, जैसे सभी अध्यायों में दिया हुआ है। केवल आपको इस कालक्रम को केवल एक रीडिंग लगानी है ना। बाकी सारी चीज़ें अपन ने इस कालक्रम में जो दी हुई इस अध्याय में अच्छी से पढ़ ली है, लेकिन आपको केवल और केवल रीडिंग लगानी है, ताकि आपको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। राइट। सिंपल सा अध्याय था देश, इसमें अपन ने केवल नवपाषाण जो काल है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी वो पढ़ी थी। राइट। सिंपल सा लेसन था, नवपाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन आए, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बाद हम नया नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, वो है लेसन 9। कौन सा है? चैप्टर 9। वो है चैप्टर 9। और चैप्टर 9 किसके बारे में? ताम्र पाषाण। अब देखो, इसको समझो, ये कहानी है। इतिहास क्या है? एक कहानी है। अगर तुम फैक्ट याद करोगे तो इतिहास को याद करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम कहानी समझ गए तो इतिहास को समझना, मैं कह रहा हूँ, इतिहास सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा। और दूसरे सब्जेक्ट को भी अगर तुम कहानी के रूप में समझोगे तो वो भी सिंपल हो जाएंगे, वो मैं समझा दूंगा तुम्हें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। अगर तुम इंजॉय करके पढ़ोगे इन चीज़ों को तो ये जो स्टडी है वो इतनी आसान है कि सबसे आसान जो है स्टडी है अगर तुम इंजॉय लेके पढ़ोगे। और अगर तुम लोड लेके पढ़ोगे तो सबसे कठिन कार्य पढ़ना है, और तुम इंजॉय लेके पढ़ोगे तो सबसे सरल कार्य इस पृथ्वी पर मैं कहता हूँ पढ़ना है, स्टडी करना है। ताम्र युग की संस्कृति, ताम्र युग की संस्कृति के बारे में हम अगले वाले अध्याय में। ताम्र युग मतलब क्या होता है? ताम्र पाषाण युग। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब क्या होता है? ऐसा युग जिसमें औजार जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे। और ताम्र पाषाण युग क्या है? ऐसा युग जिसमें औजार जो है वो पत्थर प्लस तांबे के मिक्सचर से बनाए जाते थे। मतलब ये औजार जो है ना, पत्थर प्लस तांबे के बने औजार, वो ज़्यादा एडवांस होंगे पत्थर के बने औजार के कंपेयर में। तो धीरे धीरे आपने पढ़ा था, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तो आ ही रही थी, है ना। उन्होंने तांबा गलाना भी, अब धीरे धीरे आग का आविष्कार कर लिया था उन्होंने, अब वो तांबा गलाना भी सीख जाएंगे। जैसे ही वो तांबा गलाना सीख जाएंगे वैसे वो पत्थर के साथ तांबे के औजार भी बनाने शुरू कर देंगे, राइट। तो पत्थर और तांबे के औजार जो उन्होंने बनाना शुरू किए थे उसे कहते हैं ताम्र पाषाण युग। और जब वो केवल पत्थर के औजार बनाते थे उसे कहते हैं पाषाण युग। सिंपल। इसके बारे में हम अध्याय नंबर 9 में पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो से अपन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।